एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मींस यहाँ पे किसकी बात की हुई है? फॉरेन करेंसी की बात की हुई है। सबसे पहले फॉरेन करेंसी क्या होती है? करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी करेंसीज होती है वो क्या होती है? फॉरेन करेंसी। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे इंडिया की हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है? रुपीज। रुपीज को छोड़ के जितनी भी दूसरी कंट्रीज की करेंसी है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, वो हमारे लिए क्या हो जाती है? फॉरेन करेंसी। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस मीनिंग को समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। राम कहाँ पे घूमने चला गया? यूएसए में घूमने चला गया। लेकिन वो क्या, अगर वो यूएसए में घूमने जाएगा, हमारे यहाँ पे क्या चलता है? रुपीज, हमारी करेंसी क्योंकि रुपीज है। जितनी पेमेंट्स डन की जाती है वो किस में की जाती है? रुपीज में की जाती है। अब वो यूएसए है, यूएसए की करेंसी क्या होती है? डॉलर होती है। जितनी भी पेमेंट की जाएगी वो किस में की जाएगी? डॉलर में की जाएगी। अगर राम वहां जाने से पहले रुपीज अपने साथ मेंटेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर वहां पे जाके कुछ उसने परचेज करनी है, वहां पे जाके कहीं पे घूमना है, रुपीज की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसे वहां जाके क्या परचेज करना पड़ेगा? हमारे डॉलर। तो सपोज करो जब उसने $1 परचेज किया, जाके मतलब कन्वर्ट किया, $1 परचेज किया, तो उसको कितने रुपीज देने पड़े? 50 रुपीज देने पड़े। तो इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो रेट जिसपे हम इंडियन करेंसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे $1 देने के लिए उसको कितने रुपीज की पेमेंट करनी पड़ी? 50 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ी। तो इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। वो रेट, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर फॉरेन करेंसी, उसी को क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये सबसे पहले क्या है इसका मीनिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? अगर हम देखिए, डेप्रिसिएशन हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है नेशनल इनकम के यूनिट में, दैट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूपी इन द फिक्स्ड एसेट्स। उसमें हम किसकी बात करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में किसकी बात हो रही है? हमारी फॉरेन करेंसी की बात हो रही है। तो मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, यहाँ पे किसकी बात की हो जाएगी? हमारी, हमें जो भी हम कर रहे हैं, हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं। तो इट मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज नोन टू बी द डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। मतलब मीनिंग क्लियर हो गया। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज नोन टू बी द एप्रिसिएशन। अब हमारे पास 2 एस्पेक्ट हैं। एक तरफ हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन। दूसरी तरफ हमारा क्या है? एप्रिसिएशन। इसमें देखो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ हमारी करेंसी ऑन द टर्म्स ऑफ फ्री फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस। अब देखो, मार्केट में जो भी कुछ डिसाइड होता है वो किसके रिगार्डिंग होता है? डिमांड एंड सप्लाई के। वही हमारे क्या होते हैं? फ्री फोर्सेस होते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है? एप्रिसिएशन। इट मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू फ्री फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। पहले देखो, जब हमने $1 को परचेज करते थे तो कितने रुपीस लगते थे? 50 रुपीज। अब वही $1 को रिसीव करने के लिए हमें कितनी की पेमेंट करनी पड़ रही है? 60 रुपीज की पेमेंट कर रही है। इट मीन्स हमारी 50 रुपीज की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं। हाँ, अगर हम पुराने टाइम की बात करें, जब हम छोटे थे, जब हमारी जैसे हम वी आर इन अवर एडल्ट एज, तो उस केस में जो चीज 10 रुपीज की मिलती थी, अब वही चीज कितने रुपीज की मिल रही है? 50 या 60 रुपीज की। मतलब 10 रुपीज की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। दैट इज नोन टू बी द डेप्रिसिएशन। दोबारा देखना, पहले $1 देने के लिए फॉर एग्जाम्पल कितने पैसे देने पड़ते थे? 50 रुपीज। अब वही $1 देने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 60 रुपीज। मीन्स 50 रुपीज की जो वैल्यू है वो क्या है? कम होगी। अगर 50 रुपीज की वैल्यू कम होगी तो देन हमारी रियल इनकम क्या होगी? कम होगी। हमारे पास अब पैसा नहीं है। पहले जो चीज 50 पे खरीदते थे वही चीज किस पे खरीद रहे हैं? 60 रुपीज पे। जिसके कारण हमारी परचेजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। अगर परचेजिंग पावर कम होगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होगा?
दोनों कंट्रीज में, एक हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, दूसरी हमारी फॉरेन कंट्री में। अब हमारे लिए डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया। पहले 50 रुपए देते थे, अब कितने रुपए देते हैं, 60 रुपीज देते हैं। तो इट मीन्स हम इंपोर्ट करना क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे फॉरेन कंट्री से। अगर हमारी इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन की कंडीशन है तो इट मीन्स फॉरेन कंट्री में कौन सी कंडीशन है, हमारी एप्रिसिएशन की कंडीशन है। इन दोनों में कौन सा इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट। अगर हमारी करेंसी में डेप्रिसिएशन की कंडीशन है तो फॉरेन कंट्री में कौन सी कंडीशन होगी, हमारी एप्रिसिएशन की कंडीशन। इट मीन्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन, यहाँ पे देखते हैं डेप्रिसिएशन में एक तरफ है डोमेस्टिक कंट्री, एक तरफ हमारी के फॉरेन कंट्री। हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंपोर्ट हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं, क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम होगी, अब हमारे पास पैसा ही नहीं अवेलेबल। तो इट मीन्स कि हमारी फॉरेन कंट्री में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, एप्रिसिएशन की, और वो हमारे इंडिया में से ज्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये किसका इफेक्ट होएगा, हमारे डेप्रिसिएशन का। अगर हम एप्रिसिएशन में देखें, अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। पहले $1 परचेज करने के लिए कितने पैसे देते थे, 60 रुपीज। अब वही डॉलर परचेज करने के लिए हम कितने पैसे दे रहे हैं, 50 रुपीज। इट मीन्स हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी करेंसी की वैल्यू, नेचुरली है। अब पहले जो चीज 60 में खरीदते थे, अब वो किस में खरीद रहे, 50 में खरीद रहे हैं, जिसके कारण हमारी रियल इनकम इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। जब हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अब ये तो हमारा कौन सा इफेक्ट था, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट था। अब हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे, एप्रिसिएशन का इफेक्ट देखेंगे। अगर हम एप्रिसिएशन की बात करें तो हमने अभी देखा है कि दोनों करेंसी में कौन सा इफेक्ट है, ऑपोजिट इफेक्ट है। अगर हमारे डोमेस्टिक कंट्री में एप्रिसिएशन की कंडीशन है तो इट मीन्स फॉरेन करेंसी में कौन सी कंडीशन होगी, हमारी डेप्रिसिएशन की कंडीशन। अब एप्रिसिएशन में क्या इंक्रीज होता है, एक्सपोर्ट, हम ऊपर देख चुके हैं। तो हम फॉरेन करेंसी से ज्यादा क्या इंक्रीज कर देंगे, एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देंगे। तो लेकिन जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी इंडिया में से जो इंपोर्ट को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। और कई बार इनका एक हमारे पास छोटा सा डिफरेंस भी आ सकता है। अगर डिफरेंस आ जाएगा तो फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, मीनिंग, मीनिंग में वही पॉइंट। सेकंड हम क्या दे सकते हैं, एग्जांपल। थर्ड हम क्या करेंगे, अगर हमारी इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन है तो वहां पे क्या हो जाती है, एप्रिसिएशन हो जाती है, फिर इनका इफेक्ट बता देंगे। डेप्रिसिएशन की कंडीशन में हमारे क्या इंक्रीज होते हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं, उनमें क्या इंक्रीज हो जाती है, हमारे इंपोर्ट इंक्रीज हो जाती है, उसमें एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाती है। हम एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट इंक्रीज होती है, डेप्रिसिएशन में क्या रिड्यूस हो जाती है, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाती है। ये क्या इसके इफेक्ट। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। अब ये क्या है, इनमें माइनर सा डिफरेंस है। एक तरफ हमारे पास क्या जाता है, डीवैल्यूएशन, दूसरे पास हमारे पास क्या जाता है, रीवैल्यूएशन। अब डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा वर्ड यूज हुआ है, रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। बात इसमें किसकी की हुई है, फॉरेन करेंसी की। सेम वही चीज आ गई। जब हमारी इकोनॉमी में करेंसी की जो वैल्यू है डिक्रीज होती है ड्यू टू गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन। ऑन द उसमें क्या था, अगर हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, किसके कारण हो रही है, मार्केट फोर्सेस के कारण हो रही है। मार्केट फोर्सेस आर नोन टू बी डिमांड एंड सप्लाई। और हमारी जो डीवैल्यूएशन होती है वो किसके रिकमेंडेशन से होती है, गवर्नमेंट। 1991 में जब हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे तो उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने हमारी इकोनॉमी की कंडीशन को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या की थी, डीवैल्यूएशन, ताकि हम आने वाले क्राइसिस से क्या कर सके, बच सके। क्योंकि डीवैल्यूएशन होगी तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, पैसा आएगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब है सेम वे से इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन बोलते हैं। बस दोनों में सेम डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या होता है, मार्केट फोर्सेस के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के कारण होता है। बाकी जो इनका इम्पैक्ट है वो सारा क्या है, सेम। नेक्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब डिमांड क्या होता है, किसी भी चीज की क्या करना, डिमांड करना। व्हेन ए पर्सन इज एग्री टू बाय, is going to
परचेज सम कमोडिटी, परचेज सम मतलब जब ही इज गोइंग टू परचेज द फॉरेन करेंसी, इट इज नोन्स टू बी द डिमांड। अब ये तो हमें पता है, +1 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारा डिमांड और सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। जब डिमांड हमारी ज्यादा होती है तो प्राइस हमारी क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए जो हमारी डिमांड कर्व है कौन सी स्लोप होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कुछ इस ढंग से होती है। एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हमारी ये क्या होगी, फॉरेन एक्सचेंज की क्या होगी, डिमांड होगी। जो +1 वर्ड का सेक कंसेप्ट आ गया। और जो हमारी सप्लाई होती है, इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी। ये क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ये हमें पता ही है, क्योंकि दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होता है, सप्लाई और प्राइस में, इट मीन्स टू बी द डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इट मीन्स ये कौन सी स्लोप होती है, हमारी अपवर्ड स्लोप होती है। जब ये जहां जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा कौन सा हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे हमारी आ जाती है, इधर क्या सेट हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मार्केट में तैयार हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। और ऑप्टिमम क्वांटिटी फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, ओके। ये अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे रेट ऑफ हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, मार्केट फोर्सेस इस ढंग से एक्ट अपॉन करेंगे कि वापिस हमारा जो रेट है वो कहां पे आके शिफ्ट हो जाएगा, आर पे। सपोज करो मार्केट में हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया फ्रॉम आर टू R1। अब देखो ये उस टाइम पे MOM क्या है, ये कौन सी कर्व डिनोट कर रही है, डिमांड। लेकिन इस केस में हमारे पास सप्लाई कितनी है, ON, दिस बिलोंग्स टू बी सप्लाई, दिस टू बिलोंग टू बी डिमांड। इट मींस सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। अगर सप्लाई ज्यादा है तो इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले हम एक्सेस ऑफ डिमांड की कंडीशन से। अब क्या होगा, नेचुरली फंडा है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो हमारी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण ये वापस तक कब तक कम होगी, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां तक नहीं पहुंच जाता, आर की तरफ, और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां तक नहीं आ जाता है, ई पे। ऑन द अदर हैंड सपोज करो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, हमारे पास डिक्रीज हो गया फ्रॉम R2 इस पॉइंट पे। अब ये कौन सी लाइन है, सप्लाई की लाइन है, और ये पॉइंट कौन सा है, हमारा डिमांड का, डिमांड का पॉइंट है। इट मींस डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अब डिमांड ज्यादा है तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एक्सेस ऑफ डिमांड की कंडीशन हो जाएगी। अब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्ट क्या पड़ता है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये कब तक इंक्रीज होगा, जब तक हम दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे सस्टेन नहीं हो जाते, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिसाइड हो जाएगा, आर। इट मींस कोई भी कंडीशन आ जाए, चाहे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाए, ये मार्केट फोर्सेस इस ढंग से एक्ट अपॉन करेंगे कि हम वापस किस पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेम, एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, हमारी जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई की कहां पे है, ई हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आर क्या है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हमारे पास ओ क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम आउट फॉरेन रिजर्व, जो इस रेट पे हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से कहां हो जाता है, R1 से, तो इस कंडीशन में क्या है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ये कौन सी कंडीशन आ जाती है, हमारे एक्सेस सप्लाई की, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज फ्रॉम R एट द इक्विलिब्रियम लेवल। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R से डिक्रीज होके R2 हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, हमारे पास एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो जाती है। तो डिमांड ज्यादा है, इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा, कहां तक इंक्रीज हो जाएगा, R तक इंक्रीज हो जाएगा। ये तो था इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार पेपर में क्या पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। अब डिमांड क्यों करते हैं, नेचुरल वे से परचेज कर रहे हैं, हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, ताकि हम बाहर से क्या मंगवा सके, इंपोर्ट करवा सकें, तभी हमारे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है। हम इन्वेस्टमेंट कर सके, कहां पे कर सके, इन द फॉरेन कंट्रीज में कर सके, या फिर हम क्या कर सके, बाहर हम कोई गिफ्ट भेज दें, या फिर हम क्या भेज दें, ग्रांट्स भेज दें, या फिर हम बाहर जाके क्या भेज दें, डोनेशन भेज दें,
या फिर अब्रोड से हम डायरेक्ट क्या जाके कर सके, परचेजेस कर सके, या फिर हम बाहर से, यहाँ पे तो हम किसको इंपोर्ट करा रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या जाता है कि हम क्या करा रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। सिंपल सी है कि हमें क्यों जरूरत है इस चीज की। सप्लाई में क्या आ जाएगा, सारे ऑपोजिट पॉइंट्स आ जाएंगे। इंपोर्ट की बजाय क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज की बजाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, की बाहर की कंट्रीज हमारे पास क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। बाहर से गिफ्ट एंड ग्रांट्स मिलने की बजाय वी आर गोइंग टू रिसीव गिफ्ट एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, डोनेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज, देन एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी। ये क्या चाहिए, हमारे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के कंपोनेंट्स, जो कि हमारा कई बार 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए